अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर मतीन। आई एम योर टीचर फॉर सोशल साइंसेस। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं एंड हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। कहते हैं कि हम इंडिया में बहुत फ़ख्र करते हैं अपने आप पे कि हमें डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जो गवर्नमेंट, जहाँ जिस एक कंट्री की गवर्नमेंट लोग खुद चुने, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो लोगों के पास चॉइस है कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुन सके, कि वो चुने कि वो किसको लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में बिठाएंगे, एंड वो खुद चुनेंगे कि ये कि हमारी गवर्नमेंट कौन बनाएगा। वो कैसे चुनेंगे? एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के की तहत, जैसे मैंने आपको समझाया था, जिसका मतलब है हर कोई ऐसा शख्स जिसकी एज एक सर्टन एज लिमिट से ऊपर है, जैसे इंडिया में 18 है, वो मेंटली साउंड है, वो बैंकरप्ट ना हो, ठीक है, एंड तो मेल, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी भी रिलीजन का, किसी भी कलर का हो, तो वो डाल के गवर्नमेंट चुन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इंडिया में, हमें बहुत फ़ख्र है, हमें बहुत नाज है इस बात पे कि इंडिया जो है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इनफैक्ट दुनिया की, इंडिया को माना जाता है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आप पूछेंगे सर बट चाइना में भी तो गवर्नमेंट बनती है, चाइना में भी तो लोग वोटिंग करते हैं, तो वहाँ पर हम वो डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना में ये प्रॉब्लम है कि चाइना में वन पार्टी रूल है। चाइना में सिर्फ एक पार्टी है जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना का पूरा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो वहाँ पर आपको जो लोग हैं उनको ऑप्शन नहीं मिलते कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करें। इनफैक्ट क्या होता है, एक पार्टी है, वन पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी, वो खुद चूज़ करते हैं कि वो किस किस को किस किस क्लास में, आई मीन से किस किस एरिया में, किस किस रीजन में, किस किस स्टेट में एज ए मतलब एज ए कैंडिडेट उतारेगी। तो लोगों के पास सिर्फ वही ऑप्शन है कि उन्हीं को चुनना है। ठीक है, तो लोगों के पास वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता। तो जिस जगह पर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता, हम उसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते, उसको हम अथॉरिटेरियनिज्म बोल सकते हैं, उसको हम वन पार्टी रूल कह सकते हैं, उसको आप डिक्टेटरशिप भी नहीं कह सकते। डिक्टेटरशिप मतलब टेक्निकली होता है वन मैन रूल, जबकि चाइना चाइना जो है इट्स अ वन पार्टी रूल। तो इंडिया जो है टेक्निकली, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 2 पे है आफ्टर चाइना, सो एंड इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, तो ऑब्वियसली इंडिया को माना जाता है एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अब कहते हैं कि अब हम समझेंगे, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू हैव कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स। तो हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या है, कि लोगों को जब इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, तो आपका डिसीजन मेकिंग में कैसे, आप बोलेंगे सर गवर्नमेंट तो चल रही है, हम कैसे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो आप इस तरीके से हो रही है क्योंकि आप चुन रहे हो कि आपको कौन सा मेंबर, कौन सा जो आपका कैंडिडेट है वो जाके इलेक्ट हो जाएगा एंड गवर्नमेंट में बैठेगा। तो ये आप एक डिसीजन कर ले रहे हैं, ताकि, और आप अपने कैंडिडेट को, उसी कैंडिडेट को चुनते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप उसी को चुनते हैं जो आपकी आइडियोलॉजी से मेल खाता हो, और आप अपने कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि हमारे लिए ये सारे काम करो। तो ऑब्वियसली जब वो फिर कल इलेक्ट हो जाता है तो वो सारे काम फिर गवर्नमेंट में बैठ के वो कर सकता है। तो टेक्निकली आप जो है, आप खुद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेकंड पैरा पे आ जाइए, कहते हैं कि इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस अ डेमोक्रेसी। ये सारी चीज़ें, ये जो डिसीजन मेकिंग है, इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सारी चीज़ें, तो ये इसी से एक डेमोक्रेसी बनती है। एंड डेमोक्रेसी जब बनती है, डेमोक्रेसी का एपिटोमी क्या होता है, मतलब डेमोक्रेसी जब हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो कहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उनको पकड़ सकती है कि आपने ये चीज़ें गलत की है, आपने यहाँ पर गलत चले हैं, आपने इन लोगों के साथ फलां टाइम पे गलत किया है, और आप हमें बताइए आपने ये क्यों किया, और आप इस चीज़ को कैसे सुधारने वाले हैं। ये चीज़ कहाँ पर होती है? ये चीज़ होती है एक इंस्टीट्यूशन में, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है स्टूडेंट, एक कंट्री में सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होता है, एंड एक स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली।
आप कहते हैं कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट है जो होता है एक कंट्री का, वो सिटीजन्स अपनी एक कंट्री के सिटीजन्स को कैसे एनेबल करता है कि वो एक कंट्री के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कैसे करे। ठीक है, तो कहते हैं कि ये इंडियन डेमोक्रेसी की का सबसे बड़ा सिंबल है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर क्या है, ये पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सारी डेमोक्रेसी का सेंटर होता है, जो गढ़ होता है डेमोक्रेसी का, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, जो लेजिस्लेचर होता है कंट्री का, तो वो कहाँ पर होता है, वो पार्लियामेंट में होता है। तो ये आप देखेंगे, ये इंडिया की पार्लियामेंट बिल्डिंग है। ये डिज़ाइन की है लुटियंस ने। लुटियंस एक एरिया है दिल्ली में जो 1920s में एक इंग्लिश जो ब्रिटिशर एक आर्किटेक्ट था, उसने ये सारी चीज़ें वहाँ डिज़ाइन की है। तो आप ये देख सकते हैं शेप तो इसकी बिल्कुल इंडियन पार्लियामेंट जैसी है और इंडिया का झंडा लहरा रहा है। एंड जो इसके पिलर्स हैं पार्लियामेंट के, वहाँ पर दिखाया गया है कि वो बेसिकली आम लोग हैं, हमारे जैसे आम जनता जिसको हम कहते हैं। तो कहते हैं कि व्हाट इज़ द, तो इस पिक्चर का की सिग्निफिकेंस ये है कि जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जो सिटीजन्स हैं, आप जैसे कॉमन मैन, आप जैसे हम जैसे, तो वही पार्लियामेंट का सतून बनते हैं, तो वही पार्लियामेंट के पिलर्स हैं। एंड इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं वो एक कंट्री की लेजिस्लेचर, एक कंट्री की डेमोक्रेसी, एक कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर कौन है, एक कॉमन मैन है। तो पार्लियामेंट क्या है, एक कॉमन मैन की आवाज़ है, क्योंकि पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में वो वाले मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं जिनको आप खुद वोट करके चुनते हैं। एंड फिर गवर्नमेंट के पास अपने सारे टेक्नोक्रेट्स होते हैं, मतलब कुछ काबिल लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो उनको वो राज्यसभा में बिठाते हैं ताकि एक रिप्रेजेंटेशन हो प्रॉपरली टेक्नोक्रेट्स की भी, जो ना काबिल काबिल लोग हैं अपने अपने फील्ड्स में, और उन लोगों को जिनको लोग चुनते हैं। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट अच्छी तरह से फंक्शन कर सके। सो दिस सिटीजन्स, आप जैसे हम जैसे कॉमन आदमी ही पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। कहते हैं कि हाँ, वाई शुड पीपल डिसाइड। अब ये सवाल उठता है, अगर अब डेमोक्रेसी है जिस पे हमें इतना नाज है, जो हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो यही सवाल बनता है कि लोगों को अगर डिसीजन पावर हमें दिया गया है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनको रूल करेगा, अपने रूलर्स को खुद चूज़ करे, तो ऐसा क्यों होना चाहिए, इस बात की ज़रूरत क्या है? कि ऐसा नहीं हो सकता था कि हज़ारों सालों से जैसे किंग्स, मोनार्क्स, एम्परर्स होते थे, वो चलाते थे कंट्री को एंड अच्छे से चलाते थे, ये अचानक से ये क्या आ गया है कि लोग खुद अपने रूलर्स को चूज़ करेंगे? जैसे आप एक स्कूल में हैं, आपके टीचर्स हैं, क्या आप खुद अपने टीचर्स को चूज़ करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपकी हेड मास्टर है, आपके बड़े ऑफिशियल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के, आप खुद चूज़ करते हैं। आप बोलेंगे सर हमें तो अच्छे से चल रहा है, क्या ये ज़रूरी है कि हम अपने टीचर्स को खुद चूज़ करें, हम अपने हेड मास्टर को खुद चूज़ करें? सर ये तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारा स्कूल तो अच्छे से फंक्शन कर रहा है। तो सर अगर ये डेमोक्रेसी है जिस पे हमें इतना नाज है, तो ये क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये कह रहा है कि इंडिया जो है, जैसे आपको पता है ये इंडिपेंडेंट हुआ किस डेट में, 15 अगस्त 1947 में। इससे पहले इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस किया, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जो लोग डिफरेंट लोग थे, कोई गरीब था, कोई अमीर था, पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था, डिफरेंट स्टेट्स की, डिफरेंट एथनिसिटीज़ की, डिफरेंट रेसेस की, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट एजुकेशन के और डिफरेंट बैकग्राउंड के, वो एक साथ मिले एंड उन्होंने ये स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम जो था, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत थी, लड़ाई थी आज़ादी की, उसमें इक्वली एक साथ मिल के पार्टिसिपेट किया। एंड कहते हैं कि ये जो सारे लोग थे ये किस चीज़ से इंस्पायर थे। जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा, तो उसमें क्या था कि उसमें आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी, इक्वालिटी, सब बराबर, एंड पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, एंड जो डिसीजन मेकिंग होती है गवर्नमेंट की उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन, इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होके ये सारे लोग एक साथ मिले एंड उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर लोगों को ये पता था कि एक साइड से अगर अंग्रेज़ों को भगा देंगे, मगर दूसरे साइड से कोई इंडिया का अपना कोई किंग आ जाएगा या मोनार्क आएगा या एम्परर आएगा जो हमारे ऊपर रूल करेगा, फिर फ़ायदा क्या है? मतलब एक शैतान को निकाल के दूसरे साइड से दूसरा शैतान आ गया, तो अगर हमें फिर अपनी जानें गंवानी है तो हम क्यों गंवाएं? इसीलिए गंवाई क्यों, उनको लगा था हम एक एम्परर को नहीं बिठाएंगे, हम एक किंग को नहीं बिठाएंगे, बल्कि हम एक डेमोक्रेसी बनेंगे, हम अपनी अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो हम खुद करेंगे।
तो कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, अंडर कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल मतलब जो कॉलोनी थी ब्रिटिश की, ठीक है, ब्रिटिश की कॉलोनी की रूल के अंडर जो लोग थे वो डर के अंदर रहते थे, किन के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बहुत सारे कानून बनाते थे या डिसीजन लेते थे उससे जो लोग थे वो एग्री नहीं करते थे, और लोगों को ये भी डर था कि अगर हमने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो जब फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई, कि लोगों को उम्मीद थी कि अब हम ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं, हम इनके खिलाफ लड़ सकते हैं, हम इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ताकि हम एक इंडिया को एक डेमोक्रेसी बनाएं। तो जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, तो वो लोग जो अपने देश से, जो अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, ठीक है, नेशनलिस्ट या उनको पेट्रियोटिक लोग कहते हैं, तो वो सामने आ गए। उन्होंने डर के बगैर, किसी खौफ के बगैर ओपनली क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को, एंड उन्होंने बोला कि हमारी ये सारी डिमांड्स है, आप ये हमारी डिमांड्स पूरी करो। तो अब एक इंडिविजुअल लेवल्स पे तो बहुत सारे लोग ही बोल रहे थे, बट लोगों को समझ आ गया कि हम अकेले में ये चीज़ नहीं कर सकते, हमारी एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हमारी एक पार्टी होनी चाहिए, हमारा एक फोरम होना चाहिए, कि जो जिसमें हम एक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करें, या जो जो अच्छे बड़े बड़े नेशनलिस्ट है, जहाँ पर वो एक साथ बैठे, इंटेलेक्चुअल, समझदार, अक्लमंद लोग जो थे, पढ़े लिखे जो थे, फॉरेन रिटर्न जो थे, ठीक है, एजुकेटेड लोग जो थे, जो वहाँ पर बैठे वो हमारी नुमाइंदगी करेंगे, ठीक है, वो हमारे नुमाइंदगी करेंगे, एंड ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारी बात, उन तक ब्रिटिशर्स तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं। तो कहते हैं कि 1885 में एक पार्टी बनी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने बोला कि इंडिया में क्या होना चाहिए, इंडिया में अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। अगर ब्रिटिशर्स ओवरऑल रूल कर रहे हैं, बट लोगों की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है वो ब्रिटिशर्स नहीं करेंगे पूरी, बट वो कौन करेगा, वो आम लोग ही पूरी करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे कि इंडिया में वोटिंग होनी चाहिए और इलेक्शंस होनी चाहिए, एक असेंबली बननी चाहिए, एमएलएस बननी चाहिए, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो इंडियंस पे राज करेंगे, इंडियंस पे रूल करेंगे। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लड़ा, बहुत ज़्यादा लड़ा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 बनाया गया। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ये बात अल्टीमेटली मान ली बहुत सालों की स्ट्रगल के बाद। तो एक 1909 में ब्रिटिश ने एक कानून बनाया, एक लॉ बनाया, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो उसमें इन्होंने बोला कि ठीक है, हम इंडियंस को थोड़े से हक देते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जैसे आज हमारी डेमोक्रेसी है, हम जहाँ मर्जी जितने मर्जी वोटिंग करे, इलेक्ट करे, जिसको मर्जी चाहे उसको उठाए, खुद भी इलेक्शन में उठे। इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, उसमें बहुत ज़्यादा कम थी, बट एक ही सा इट वॉज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो एक्सपीरियंस थी इंडिया में बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा डरावनी थी, खौफनाक थी, क्योंकि जो डिफरेंट लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद जब उनको लगा कि हम पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ फिर क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ फिर लड़ाई स्टार्ट कर दी, एंड उन्होंने बोला कि हम इंडिपेंडेंट इंडिया में ही, इंडिया को आज़ाद करके ही अपना डिसीजन मेकिंग जो हमारी है वो पूरी तरह से एक्सरसाइज, इस पावर को हम कर सकते हैं। और एक बार जब इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, तो इंडिया जो है, इंडिया के जो सिटीजन्स थे वो एक फ्री कंट्री के सिटीजन्स बनने वाले थे, एंड इंडिया की तकदीर उसके अपने लोगों के हाथ में थी। तो इसका ये मतलब नहीं था कि गवर्नमेंट जो उसके बाद बनती जो वो मर्जी वो करती, ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं थी, बल्कि गवर्नमेंट को वो करना चाहिए था जो अब लोग चाहे, क्योंकि अब तानाशाही जो थी अंग्रेज़ों की वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। तो जो ख्वाब देखे थे उन नेशनलिस्ट ने, उन पेट्रियाटिक लोगों ने, उन फ्रीडम फाइटर्स ने, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया, तो उन्होंने काम उन्हीं वही सपने साकार हो गए। एंड क्या बनाया उन्होंने, मिलजुल के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक बॉडी बनाई, इट्स अ बॉडी ऑफ लॉज, ठीक है, कानून की एक किताब बनाई, ठीक है, जिसने बोला कि इंडिया में होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल मतलब सारे के सारे लोग जो 18 साल से ऊंचे हैं उनको वोटिंग करने का हक होगा। सिर्फ एक दो एक्सेप्शन, इसमें कोई दिमाग से पागल है, या कोई बैंकरप्ट है, कोई बिल्कुल ना, जिसके पास कोई पैसा नहीं है ना, वो कंगाल हो चुका है एंड एवरीथिंग, इन लोगों के बगैर बाकी सारे लोग थे। और सिटीजन ऑफ इंडिया हो, बाहर से कोई वोट नहीं कर सकता है, हर किसी 18 साल से ऊपर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, उनको वोट डालने का हक है।
आगे हम पढ़ेंगे पीपल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कहते हैं कि जो टेक ऑफ पॉइंट था डेमोक्रेसी का वो था आइडिया ऑफ ए कंसेंट या डिजायर अप्रूवल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, गवर्नमेंट में। लोगों का ये डिसीजन जो है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट में एंड गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, इसी से बनता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसी से डेमोक्रेसी बनती है। तो कहते हैं कि ये जो बेसिक आइडिया है डेमोक्रेसी का उसका ये है कि एक जो इंडिविजुअल सिटीजन है, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, ठीक है। एंड इन प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट है और बाकी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है ये कैसे बने हैं, ये कैसे चल रहे हैं, वो सिर्फ ऐसे चल रहे हैं जब तक आम लोगों की उम्मीद है कि ये हमारा काम कर रहे हैं। मतलब वो अपनी मर्जी से ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसमें लोगों की भलाई ना हो या जिसमें लोगों की कंसेंट ना हो, लोगों की का मशवरा ना हो, लोग अग्री ना करें उस चीज़ से, तब तक गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है। तो उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो कहते हैं कि इन शॉर्ट कहते हैं डेमोक्रेसी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जिसमें लोगों की कंसेंट, लोगों की पार्टिसिपेशन एंड लोगों का डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेना ये काफ़ी ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे अप्रूवल देते हैं गवर्नमेंट को। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एक इलेक्शंस के थ्रू। सबसे पहले आपको ये चीज़ तो पता होगी कि हम इलेक्शंस होते हैं, हम वोट डालते हैं, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं वो उठ के गवर्नमेंट बनाती है। तो जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चूज़ करते हैं पार्लियामेंट में। उसके बाद पार्लियामेंट में एक ग्रुप जो होता है जिसमें मेजॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में सब होते हैं, पार्लियामेंट में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होती है बल्कि बाकी अपोजिशन मेंबर्स जो दूसरी पार्टीज़ के होते हैं जिनको लोगों ने इलेक्ट किया हो, तो वो भी पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ में। तो पार्लियामेंट में सारी चीज़ें होती है, गवर्नमेंट भी होती है और अपोजिशन भी होते हैं। तो ऐसा तो इसलिए ये नहीं है कि अगर आपने किसी ऐसे बंदे को चुना कि जो गवर्नमेंट नहीं बना सका या रूलिंग पार्टी का नहीं है, तो आपको लगा कि आपका वोट ज़ाया हो गया, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। बल्कि एक गवर्नमेंट में हर कोई इंसान, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो चाहे वो अपोजिशन में, उसका एक हक है, उसको कुछ अथॉरिटी है, उसका एक पावर है कि वो आपकी बात जो है वो गवर्नमेंट तक ला सके। और अगर आपने उसको वोट दिया है होगा जो गवर्नमेंट है, तो आप डायरेक्टली उनको अपना काम करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम होता है कि आपका काम करे और अपोजिशन का काम होता है कि अगर गवर्नमेंट आपका काम ना करे तो गवर्नमेंट को पकड़ती है और उनको बोलती है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, हमें जवाब दो। और अगर आप ये काम करना चाहते हो तो हमें बोला आप ये काम कैसे करोगे, कब करोगे और किस तरह करोगे। ये हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है बाहर से। ये हमारे पार्लियामेंट का इंटीरियर है, अगर आप बच्चों देख सकते हो। तो ये जो सारे बेंचेस हैं ये राउंड में है, इट्स ए काइंड ऑफ ना सेमी सर्कल है। एंड जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो इन सारी सीट्स पे बैठे होते हैं। और जो आप देखेंगे ना सामने एक बड़ी सीट है जिसकी तरफ ये सारे फेस करे, उसको हम स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर इज़ अ मॉडरेटर ऑफ द पार्लियामेंट। स्पीकर ही डिसाइड करता है पार्लियामेंट में कौन कहाँ बैठेगा, पार्लियामेंट में कौन सा डिस्कशन होगा, पार्लियामेंट में कौन सी बिल आएगी। एंड जब तक स्पीकर अग्री नहीं करेगा तब तक कोई कानून, कोई बिल पास नहीं हो सकती है। एंड स्पीकर ही डिसाइड करता है कि किसका नंबर है सवाल पूछने, किस पार्लियामेंट मेंबर, चाहे अपोजिशन का हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, किसका नंबर है कि गवर्नमेंट से वो सवाल पूछे। एंड फिर स्पीकर ही गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को बोलता है कि आप जवाब दो। अगर मेंबर सेटिस्फाई ना हो तो स्पीकर ही गवर्नमेंट को बोल सकता है कि नहीं सेटिस्फाई नहीं हो, आप और जवाब दे, आप क्लियरली जवाब दे। और अपोजिशन मेंबर्स को बोलता है कि आप और सवाल पूछ सकते हो, या जो आपने सवाल पूछा है आप प्रेस कर सकते हो, अपने सवाल को दोबारा से पूछ सकते हो, अच्छी तरह से पूछ सकते हो अगर आप गवर्नमेंट की जवाब से सेटिस्फाई ना हो। इसका मतलब है जो एक स्पीकर है वो पूरे पार्लियामेंट का मॉडरेटर है, वो मॉडरेट करता है प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। माय नेम इज़ डॉक्टर मतीन, आई एम ए टीचर फॉर सोशल साइंसेस। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। माई फ़ोन नंबर इज़ 7006295768। आप हमें मुझे सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके हर किसी सवाल का जवाब आपको व्हाट्सएप पे ही दे दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।